हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। प्रीवियस वीडियो में मैंने आपको कंप्यूटर की क्लासिफिकेशन के बारे में बताया और हमने देखा था कि जनरेशन के बेस पे आपके कंप्यूटर्स कितनी कैटेगरीज में कैटेगराइज है। तो ऑन द बेसिस ऑफ जनरेशन हमें पता है कि हमारे पास 5 जनरेशन्स हैं। इन पांचों को डिटेल में मैं ऑलरेडी करवा चुकी हूँ। अगर आप वो वीडियो मिस कर चुके हैं तो डिस्क्रिप्शन में आपको उसका लिंक मिल जाएगा, वहां जाकर आप इसको डिटेल में स्टडी कर सकते हैं। आज की वीडियो में मैं आपको इन जनरेशन्स में जो मेन डिफरेंसेस हैं वो एक ही वीडियो में कवर करने वाली हूँ, बिकॉज बहुत सारे स्टूडेंट्स की डिमांड थी कि एक वीडियो में ही आपके ये सारे जो डिफरेंस इन जनरेशन्स में वो कवर किए जाएं, क्योंकि एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से ये टॉपिक आपका बहुत इंपॉर्टेंट है। कम से कम 2 या 3 मार्क के क्वेश्चन आपको हर एक एग्जाम में इस टॉपिक से मिलेंगे ही। तो बिना देरी किए चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, मैंने यहाँ पे जो इनके डिफरेंसेस हैं, कुछ पॉइंट्स मैंने यहाँ पे रखे हैं जिनके बेस पे हम इन जनरेशन के जो गैप है वो देखेंगे कि किस जनरेशन में क्या यूज हुआ। सबसे पहले बात करेंगे फर्स्ट जनरेशन में हमारे पास थी वैक्यूम ट्यूब्स। इसको इम्प्रूव किया गया क्योंकि हमारा जो कंप्यूटर था वो बहुत ही बड़े साइज में था, बहुत स्पेस ऑक्युपाई कर रहा था, तो इसलिए वैक्यूम ट्यूब्स को रिप्लेस किया गया ट्रांजिस्टर्स के साथ। सेकेंड जनरेशन कंप्यूटर्स में हमारे पास जो मेन एलिमेंट था दैट वाज ट्रांजिस्टर्स। थर्ड जनरेशन की बात करें, ट्रांजिस्टर्स को रिप्लेस किया गया विद आईसीस। छोटे छोटे आईसी लगाए गए बोर्ड पे और इन्हीं आईसी की वजह से हमारे पास ऑपरेटिंग सिस्टम डेवलप हुआ, जो कि हमें थर्ड जनरेशन में देखने को मिला। आईसी को इम्प्रूव करके फोर्थ जनरेशन में हमारे पास आ गए माइक्रो प्रोसेसर। माइक्रो प्रोसेसर आपको पता है एक छोटी सी चिप जिसमें लैक्स ऑफ आईसी जो हैं वो लगे होते हैं। बिल्कुल छोटे छोटे पिन्स आपने देखी होंगी माइक्रो प्रोसेसर के ऊपर, वो सभी आपके पास इंटीग्रेटेड सर्किट्स होते हैं। सेम कंसेप्ट आपका फिफ्थ जनरेशन में रहा। इसमें जो आपके माइक्रो प्रोसेसर के ऊपर नंबर ऑफ आईसी हैं वो और बढ़ गए हैं। सो फोर्थ जनरेशन एंड फिफ्थ जनरेशन में हमारे पास जो मेन कंपोनेंट है वो है माइक्रो प्रोसेसर। सेकंड जो पैरामीटर मैंने लिया है इनको डिफरेंशिएट करने का वो है मेमोरी। अब देखिए, फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर में हमारे पास थे मैग्नेटिक ड्रम्स। मैंने आपको एक पिक्चर भी उसकी दिखाई थी कि मैग्नेटिक ड्रम्स हमारे किस तरह से थे और यही यूज होते थे आपके कुछ भी डेटा स्टोर करने के लिए। बात करेंगे सेकंड जनरेशन की। सेकंड जनरेशन में हमारे पास मेमोरीज आ गई रैम एंड रोम। रैम स्टैंड्स फॉर रैंडम एक्सेस मेमोरी, रोम रीड ओनली मेमोरी। थर्ड जनरेशन की बात करें, इसी को एडवांस में क्या किया, आपके पास आ गई प्रोम, प्रोग्रामेबल रोम जिसको बोलते हैं, एंड डी रैम। रैम भी 2 तरह की होती है, एक स्टैटिक रैम होती है, एक डायनेमिक रैम होती है। तो ये डी रैम हमारे पास है डायनेमिक रैम। फोर्थ जनरेशन में हमारे पास आ गई ई प्रोम, दैट इज इरेजरेबल प्रोग्रामेबल रोम, जिसको आप जो उसके कंटेंट्स उसको इरेज भी कर सकते हैं, मिटा भी सकते हैं। तो ये हमारी मेन मेमोरी है फोर्थ जनरेशन कंप्यूटर में, और साथ ही में हमने उसमें यूज की स्टैटिक रैम। वही बात करेंगे फिफ्थ जनरेशन की, हमारे पास आ गई है ई प्रोम, इलेक्ट्रिकली इरेजेबल प्रोग्रामेबल रोम। और ये जो सिम एंड डिम है ये दोनों कैटेगरीज हैं हमारी रैम की। रैम की जो प्रॉपर्टीज है उसको एडवांस करने के लिए हमने उसमें सर्किट्स और इंक्लूड किए। सिम सिंगल साइडेड सर्किट्स होते हैं और डिम जो है वो डबल साइडेड सर्किट्स हमारे पास होते हैं। थर्ड जो पैरामीटर है दैट इज एक्सटर्नल स्टोरेज। अब देखिए, सिर्फ इंटरनल मेमोरी से काम नहीं चलता है, ये आपको भी पता है। हमें कोई ना कोई एक्सटर्नल मेमोरी लेनी पड़ती है जिसमें हम अपने डेटा को स्टोर कर सकें। तो फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर में जो एक्सटर्नल स्टोरेज थी वो हम यूज कर रहे थे विद द हेल्प ऑफ पंच कार्ड्स। बड़े बड़े कार्ड्स इंसर्ट कर देते थे और उसी में हम अपनी जो स्टोरेज है डेटा की वो करते थे। सेकेंड जनरेशन कंप्यूटर में हमारे पास आ गई मैग्नेटिक टेप्स एंड मैग्नेटिक डिस्क। थर्ड जनरेशन में फ्लॉपी डिस्क थी, ये बहुत सारे स्टूडेंट्स ने देखी भी होगी।
फोर्थ जनरेशन कंप्यूटर में हमारे पास फ्लॉपी डिस्क एंड हार्ड डिस्क ये दोनों ही एज अ एक्सटर्नल स्टोरेज डिवाइसेस यूज हुई। एंड फिफ्थ जनरेशन में हमारे पास अब आ चुकी हैं ऑप्टिकल डिस्क है, मैग्नेटिक डिस्क है, हमारे पास पेन ड्राइव्स हैं। तो ये आप नॉर्मली देख रहे हैं क्योंकि फिफ्थ जनरेशन हमारी कंप्यूटर्स की चल रही है। फोर्थ पैरामीटर है मेरे पास इनपुट और आउटपुट डिवाइसेस। अब किस जनरेशन में कौन कौन सी इनपुट कौन कौन सी आउटपुट डिवाइसेस हमने यूज की। फर्स्ट जनरेशन में हमारे पास थे पंच्ड कार्ड्स। सेकेंड जनरेशन में हमारे पास मैग्नेटिक टेप एंड पंच कार्ड हम यूज करते थे। थर्ड जनरेशन में हमारा इन्वेंट हुआ कीबोर्ड और मॉनिटर को हम एज अ आउटपुट डिवाइस यूज किया। कीबोर्ड इनपुट के लिए, मॉनिटर आउटपुट के लिए। फोर्थ जनरेशन में भी हमारा सेम कंसेप्ट रहा और यहाँ पे हमारे पास इनपुट डिवाइसेस और भी आ गई। आजकल आप देखते हो माउस है, बहुत सारे इनपुट डिवाइसेस हैं। जैसे जैसे हमारी ये सीरीज आगे बढ़ेगी वैसे वैसे मैं आपके ये कंसेप्ट सारे क्लियर करती जाऊंगी। फिफ्थ जनरेशन में हमारे पास कीबोर्ड्स हैं, पॉइंटिंग डिवाइसेस हैं, स्कैनर्स हैं, इन सभी से हम इनपुट ले रहे हैं और जो मॉनिटर है वो हमारा मेन आउटपुट डिवाइस है। अकेला मॉनिटर ही नहीं है, हमारे पास प्रिंटर है, उससे भी हम आउटपुट ले सकते हैं। तो डिपेंड करता है कि यूजर की क्या रिक्वायरमेंट है, उसके अकॉर्डिंग यूजर अपना इनपुट डिवाइस और आउटपुट डिवाइस को सिलेक्ट कर लेता है। नेक्स्ट जो पैरामीटर है दैट इज लैंग्वेजेस। अभी आपने देखा होगा, अगर आप कंप्यूटर बैकग्राउंड से हैं तो आपको पता है कंप्यूटर में मल्टीपल लैंग्वेजेस होती हैं जिसके बेस पे हम सॉफ्टवेयर्स को रेडी करते हैं। आपने पाइथन, जावा इनका नाम सुना होगा। तो ये बेसिकली क्या है, हमारी कंप्यूटर लैंग्वेजेस हैं। तो जो फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर थे उसमें हम लो लेवल मशीन लैंग्वेज को यूज करते थे। जैसे जैसे जनरेशन कंप्यूटर की आती गई हमारी जो लैंग्वेजेस हैं वो भी इम्प्रूव होती गई। सेकेंड लेवल में हमने असेंबली लैंग्वेज को यूज किया। असेंबली लैंग्वेज थोड़ी सी आपकी एंड यूजर फ्रेंडली थी। अब मैं थोड़ा सा आपको यहाँ पे सिंटेक्स जरूर उसका लिख के दिखाऊंगी। जैसे मैंने यहाँ पे लिखा मूव A,3, तो इसका मतलब क्या है, ये मूव का मतलब क्या है कि ये 3 वैल्यू एक वेरिएबल में डाली जाए। वेरिएबल का नाम क्या है, A। सेकंड मैंने स्टेटमेंट लिखी मूव B,4, ये 4 वैल्यू सेकंड वेरिएबल दैट इज B में डाली जाए। उसके बाद मैंने लिखा एंड A,B। A में वैल्यू 3 चली गई, B में वैल्यू 4 चली गई, दोनों ऐड हुई और हमें रिजल्ट मिल गया 7। कुछ इस तरह की लैंग्वेज हमने यूज की सेकंड जनरेशन कंप्यूटर्स में। और उस टाइम पे थोड़ी बहुत हाई लेवल लैंग्वेजेस आ गई जैसे कि कोबोल, फोटोन, तो ये पहले यूज होती थी। आज के टाइम में ये टोटली ये लैंग्वेजेस जो है वो खत्म हो चुकी हैं। थर्ड जनरेशन में लैंग्वेजेस और इम्प्रूव हुई, हमारे पास हाई लेवल लैंग्वेजेस आ गई हैं। फॉर एग्जाम्पल C++, जावा, ये हमारी हाई लेवल लैंग्वेजेस हैं। इनकी इन्वेंशन थर्ड जनरेशन में हो चुकी थी। इन्हीं लैंग्वेजेस को हमने और एडवांस किया और फोर्थ जनरेशन में इनको यूज किया। और आज की बात करें तो हमारे पास इतनी वैरायटी ऑफ लैंग्वेजेस हैं कि हम उनकी हेल्प से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेस्ड सिस्टम्स को डेवलप कर रहे हैं। एक्सपर्ट सिस्टम हमने बना लिए हैं, बिग डेटा हम यूज कर रहे हैं। तो ये सारी जो टेक्नोलॉजी है वो डे बाय डे आपकी आगे बढ़ती जा रही है। सिक्स्थ पैरामीटर की बात करें ऑपरेटिंग सिस्टम की, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पैरामीटर है क्योंकि देखिए आपकी कोई भी डिवाइस है तो मेन उसमें होता है प्रोसेसिंग, कि उसने इनपुट लेनी है, उसको प्रोसेस करना है और आपको आउटपुट देनी है। तो ये 3 पैरामीटर्स पे ही मोस्टली आपकी कोई भी डिवाइस काम करती है। तो अगर उसकी प्रोसेसिंग अच्छी होगी, ज्यादा फास्ट होगी, तो उतनी जल्दी आपको रिजल्ट मिलेगा। फर्स्ट जनरेशन में हमारे पास कोई भी ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं था, अकेला ह्यूमन ही सारे काम करता था एक कंप्यूटर के साथ। कंप्यूटर को इनपुट देनी, उससे काम करवाना, फिर उससे आउटपुट लेनी, ये सारा टास्क एक ह्यूमन बीइंग का था। सेकंड जनरेशन में हमारे पास पंच कार्ड आए, जैसे मैंने आपको पहले बताया इनपुट के लिए हमने पंच कार्ड को यूज किया, तो इनपुट का काम हमारा थोड़ा सा कम हो गया। थर्ड जनरेशन में हमारे पास इंट्रोड्यूस हुआ ऑपरेटिंग सिस्टम।
तो उस टाइम पे हमारे पास जैसे ही ऑपरेटिंग सिस्टम आया तो कंप्यूटर का काम बढ़ गया और जो ह्यूमन का काम था वो थोड़ा कम हो गया। इस ऑपरेटिंग सिस्टम को और इम्प्रूव किया हमने 4th जनरेशन में। हमारे पास MS DOS, जिसको हम डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम बोलते हैं, वो इन्वेंट हुआ, जिसमें हम अपनी कमांड्स लिखते थे। जैसे यूजर कमांड लिखता था उसी के बेस पे आपका कंप्यूटर काम करता था। धीरे धीरे जो कमांड बेस्ड आपका ऑपरेटिंग सिस्टम है वो खत्म होता जा गया और हमारे पास जो ऑपरेटिंग सिस्टम इन्वेंट हुआ दैट इज टोटली GUI बेस्ड, ग्राफिक यूजर इंटरफेस, जो आजकल हम देख रहे हैं दैट इज विंडोज। विंडो क्या है? आपका GUI बेस्ड ऑपरेटिंग सिस्टम है। इसमें सिर्फ आपको जो जो चीजें दिखाई दे रही हैं सब कुछ ग्राफिक्स में है। अगर आप कोई भी सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करते हैं तो आपको कुछ भी इंस्ट्रक्शन लिखने की जरूरत नहीं है। आपके सामने एक डायलॉग बॉक्स आ जाएगा, आप उसमें से ऑप्शंस देखेंगे, नेक्स्ट करना है नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे, कैंसिल करना है तो कैंसिल का बटन होगा, कैंसिल कर सकते हैं। तो सारी की सारी जो आपको इंस्ट्रक्शंस हैं वो सिस्टम के ऊपर एक डायलॉग बॉक्स में दिखाई देंगी, आपने सिर्फ उनको फॉलो करना है। तो आजकल के टाइम पे जितने भी आपके सिस्टम्स हैं, जितने भी डिवाइसेस हैं, मोस्टली उसमें GUI बेस्ड ऑपरेटिंग सिस्टम ही पाया जाता है। बात करेंगे 7th फैक्टर की, दैट इज साइज। साइज का बहुत ही बड़ा रोल रहा है आपकी इन जनरेशन्स में। जो फर्स्ट आपके कंप्यूटर सिस्टम थे जैसे कि इनायक, एडवेक, यूनिवेक, जैसे मैंने आपको कल भी बताया, उनका साइज बहुत बड़ा था। इवन जितना आपका एक रूम होता है उतना उनका साइज था। तो साइज बहुत बड़ा होने की वजह से उनको यूज करना, ऑपरेट करना बड़े ही दिक्कत वाली बात थी। साइज बड़ा था तो उनका वेट भी बहुत था। जो हमारा इनायक फर्स्ट इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर है उसका वेट अराउंड 27 टन था। तो इतना बड़ा कंप्यूटर ना ही आप कहीं लेके जा सकते हैं, उस मशीन को आपको एक ही जगह पे रखना होगा और वहीं से ऑपरेट करना होगा। तो साइज पे मेनली फोकस किया गया। जैसे हम 2nd जनरेशन में आए हमारे पास मेन फ्रेम कंप्यूटर्स आ गए, थोड़ा सा साइज कम हुआ। 3rd जनरेशन में आते आते हमारे पास मिनी कंप्यूटर्स आ गए, साइज और कम्पैक्ट होता गया। 4th जनरेशन में हमारे पास है माइक्रो कंप्यूटर, जैसे कि मैकिंटोश हो गया, IBM के PC हो गए, एप्पल के PC हो गए। तो ये सभी क्या है? माइक्रो कंप्यूटर है। साइज बहुत ही कम होता गया। साइज कम होगा उतनी वो कम स्पेस ऑक्यूपाई करेगा, उसकी प्रोसेसिंग फास्ट होगी, आप उसको कहीं भी ले जा सकते हैं। अब ऐसा नहीं है कि उसको ऑपरेट करने के लिए आपको सिर्फ एक ही जगह पे बैठना होगा, आप कहीं भी उसको इजीली ले जा सकते हैं और अपना काम कर सकते हैं। और 5th जनरेशन कंप्यूटर आपको पता है बहुत ही छोटे हैं साइज में। आप लैपटॉप देख लीजिए, अपने पॉकेट PC आ चुका है, तो डेस्कटॉप भी बड़े ही छोटे हो चुके हैं, कॉम्पैक्ट साइज में आ चुके हैं। तो ये वो 7 मेन पॉइंट्स थे जिनके बेसिस पे आप जनरेशन्स को डिफरेंशिएट कर सकते हैं। तो इसमें से कम आपको 2 या 3 मार्क्स के क्वेश्चन हर एक एग्जाम में देखने को मिलेंगे। तो आई होप अब आपके ये 2-3 मार्क्स आप ये पक्के हो चुके हैं और ये मार्क्स आपके कहीं नहीं जाएंगे। तो ऐसी और वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियोस को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। अगर आपको इस टॉपिक में कोई डाउट है, कोई क्वेरी है तो मुझे कमेंट करके जरूर बताइए। So thanks for watching this video. Keep supporting us.